So let's start. Probation of Offenders Act 1958, Act नंबर 20 ऑफ 1958। आपको ये पता होना चाहिए कि बेयर एक्ट में से सबसे पहला क्वेश्चन जो बनने के चांसेस होते हैं वो यहीं से होते हैं। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, किसी भी एक्ट का जब आप पढ़ें तो उसका एक्ट नंबर ज़रूर देखें, बिकॉज़ ये लॉन्ग टाइटल होता है। हम हमेशा सेक्शन 2 में मोस्टली सेक्शन 1 में मोस्टली सभी एक्ट्स में देखते हैं कि वहाँ पे लिखा होता है शॉर्ट टाइटल। तो शॉर्ट टाइटल तो होता है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, और वहीं जो लॉन्ग टाइटल होता है वो होता है प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958। तो ये जो एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958 है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सिर्फ मैं इसी के लिए नहीं बता रही हूँ, हम जितने भी मेजर लॉज पढ़ते हैं जैसे कि BNS, BNSS, BSA, इनका एक्ट नंबर तो आप याद ही रखिए, बिकॉज राजस्थान APO में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम चीज़ याद रखेंगे वो यही रखेंगे कि एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। नेक्स्ट है सेक्शन 1, दैट इज़ शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट। तो इसमें यह है कि ये पूरे इंडिया में अप्लाई है। ठीक है, ये पूरे इंडिया में एक्सटेंड होता है, और ये इन्फोर्स में आया था जब भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको अपने स्टेट में इन्फोर्स करेगी, उस डेट में इन्फोर्स आएगा। तो ये जो एक्ट है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, ये हर स्टेट में अपनी इसकी अलग अलग इन्फोर्समेंट डेट होगी हर स्टेट में, क्योंकि स्टेट अपने अकॉर्डिंग इसको इन्फोर्स करती है। बट जो इनैक्ट हुआ था ये पूरे इंडिया में हुआ तो 16 मई 1958 में। इनैक्टमेंट डेट बस याद रखना 16 मई 1958। इन्फोर्समेंट डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो हर स्टेट की अलग अलग है। इसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन क्लॉज पे। तो डेफिनेशन क्लॉज में हमें सबसे सिर्फ 1, 2, 3, 4 सिर्फ 4 डेफिनेशन दे रखी हैं। कोड, जहाँ भी इस कोड में इस एक्ट में कोड आएगा वहाँ उसका मतलब है कि वो CRPC की बात कर रहा है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्योंकि अब ये BNSS से रिप्लेस हो गया है। तो जहाँ भी कोड आएगा वहाँ आप समझ लेना कि वो है BNSS। ठीक है, इसके बाद है प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर को हम सेक्शन 13 में देखेंगे क्या होता है। इसके बाद है प्रिस्क्राइब मीन्स बाय रूल्स और मेड अंडर दिस एक्ट, एंड देन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन बट नॉट डिफाइंड इन दिस। मतलब जो भी कोई वर्ड या एक्सप्रेशन है जो इस एक्ट के अंदर नहीं डिफाइंड है, उसको आप CRPC में जो वो डिफाइंड वर्ड है उसके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है मेजर और वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस एक्ट। इसके बाद आता है सेक्शन 3, जो की बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन। हेडिंग में क्या लिखा है, कोर्ट की ये पावर है। ठीक है, पावर ऑफ कोर्ट। तो मैं आपको ये सेक्शन शुरू करने से पहले एक पॉइंट बताती हूँ जहाँ पे आपको ये 4-5 सेक्शंस को एक साथ पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में पावर ऑफ कोर्ट की बात करी है अंडर अगर कहीं पे क्वेश्चन में पावर ऑफ कोर्ट की बात की है अंडर प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, तो आपको ये 3 सेक्शंस याद रखने हैं। कौन कौन से? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 11। 4 सेक्शंस को आपको मेंशन करना है अपने आंसर पे, अगर कहीं भी पावर ऑफ कोर्ट की बात करी है तो। क्वेश्चन आ गया एलेबोरेट द पावर ऑफ कोर्ट्स अंडर प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, तो आपको सेक्शन 3, 4, 5, 11 एक्सप्लेन करना है अच्छे से। तो अब देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन। तो ये एडमोनिशन के बाद सर्टेन ऑफेंडर्स को रिलीज़ कर दिया जाता है, ये पावर होती है कोर्ट की। अब ये होता क्या है, मतलब ऐसे कैसे रिलीज़ किया जाता है या फिर क्या होता है, तो वो हम समझेंगे पहले। किसी भी ऑफेंडर को जब कोर्ट में उसका जो है कोर्ट में जब उसका केस जाता है तो कोर्ट सिर्फ 4 ऑर्डर देती है, क्या? कन्विक्शन या फिर अक्विटल, प्रोबेशन या एडमोनिशन। कन्विक्शन और अक्विटल तो हम सभी को पता है, या तो उसको कन्विक्ट कर देगी, सज़ा सुना देगी, या फिर अक्विट कर देगी, निर्दोष साबित हो जाएगा, या फिर प्रोबेशन पे रिलीज़ करेगी, या फिर एडमोनिशन पे रिलीज़ करेगी।
तो बेसिकली जब हमारा ऑफेंडर होता है, अगर वो ऑफेंडर गिल्टी पाया जाता है, अगर वो ऑफेंडर जो है हमारा वो गिल्टी उसको जो है साबित हो जाता है अगर कोई ऑफेंडर, तो उसको 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला, या तो कन्विक्शन होगा सीधा, दूसरा या तो प्रोबेशन को उसको रिलीज़ किया जाएगा, या फिर एडमोनिशन को। ये जो एडमोनिशन प्रोबेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन के केसेस गिल्टी जब अक्यूज माना जाता है तब ये चीज़ें आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अक्विट हो गया। अक्विटल इज़ अनदर कंसेप्ट, और ये सेपरेट है, ये अपना एक अलग है। इसमें तो मतलब वो कम्प्लीटली रिलीज़ है, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ख़त्म सब कुछ। लेकिन अगर कोई ऑफेंडर गिल्टी है, गिल्टी माना गया है, तो उसको या तो कन्विक्शन होगा, या प्रोबेशन पर रिलीज़ किया जाएगा, या एडमोनिशन पर रिलीज़ किया जाएगा। मेरे इस जो सेंटेंस है, इससे आपको बस ये समझना है कि अगर एडमोनिशन है या प्रोबेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है, उसको रिहाई कर दी गई है। नहीं, अगर कहीं प्रोबेशन है या एडमोनिशन है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑफेंडर जो है वो गिल्टी हुआ था, उसका गिल्ट कोर्ट में प्रूव हुआ है, उसको सज़ा मिलने की वजह उसको प्रोबेशन पे या एडमोनिशन पे रिलीज़ कर दिया गया है। तो ऐसे कैसे ऑफेंडर्स को रिलीज़ किया जा सकता है? यही क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए मन में कि अगर कोई गिल्टी हो गया है तो उसको रिलीज़ कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम समझेंगे कि प्रोबेशन और एडमोनिशन एक्चुअली में होता क्या है। एडमोनिशन होता है टू रिलीज़ द अक्यूज्ड को, ऑफेंडर को रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, क्यों रिलीज़ कर दिया जाता है और किन केसेस में रिलीज़ कर दिया जाता है, अब हम वो देखते हैं। अगर कोई ऑफेंडर है वो गिल्टी है अंडर सेक्शन 379, 380, 381, 404 और 420 ऑफ आईपीसी। ठीक है, एडमोनिशन आप जब भी दे सकते हो जब अगर कोई अक्यूज्ड गिल्टी है सेक्शन 379, सेक्शन 380, सेक्शन 381 एंड सेक्शन 404 एंड 420। ये सेक्शंस हैं थेफ्ट, हाउस ट्रेसपास, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, चीटिंग एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो अगर कोई अक्यूज्ड गिल्टी प्रूव हुआ है अंडर सेक्शन 379, 380, 381, 404 और 420 ऑफ आईपीसी, ठीक है, तो उसको एडमोनिशन पे रिलीज़ किया जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। किस किस केस में उसको एडमोनिशन पे रिलीज़ किया जाता है, ये तो है फर्स्ट कंडीशन। तो इस कंडीशन में रिलीज़ करने के चांस हैं अगर वो गिल्टी है 379, 380, 381, 404, 420 ऑफ आईपीसी के अंदर। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड कंडीशन है अगर वो पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट जो कि सिर्फ 2 साल तक की है, 2 साल से ज़्यादा की नहीं है, या फिर फाइन या फिर बोथ। मतलब जिस ऑफेंस के लिए वो चार्ज्ड हुआ है, उसकी जो पनिशमेंट है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं है, 2 साल तक की है, या फिर फाइन है, या फिर ये दोनों ही हैं अंडर आईपीसी और एनी अदर लॉ। ठीक है, ये है हमारी दूसरी कंडीशन, तो उसको एडमोनिशन पर रिलीज़ किया जाएगा। पहली कंडीशन हमारी क्या थी, अगर कोई गिल्टी फाउंड हुआ है अंडर सेक्शन 379, 380, 381, 404, 420 ऑफ आईपीसी। ठीक है, अगर इसमें गिल्टी हुआ है तो फिर उसको एडमोनिशन पर रिलीज़ किया जाएगा, या फिर और ऐसे ऑफेंस के लिए गिल्टी हुआ है जिसकी सज़ा सिर्फ 2 साल है, उससे ज़्यादा नहीं है, या फाइन है, या फिर दोनों है अंडर आईपीसी और एनी अदर लॉ, तो उसको एडमोनिशन पे रिलीज़ किया जाएगा। एंड इसके अलावा ये जो हमारी सेकंड कंडीशन थी, इसके अलावा उस ऑफेंडर की कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन प्रूफ नहीं होनी चाहिए। तो इन केसेस में उस पर्सन को, उस ऑफेंडर को रिलीज़ किया जा सकता है अंडर एडमोनिशन। अब कुछ सर्कमस्टांसेस देखते हैं कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस कोर्ट कंसीडर करेगी टू रिलीज ऑफेंडर अंडर एडमोनिशन। तो वो सर्कमस्टांसेस क्या होंगे वो देखेंगे हम, ठीक है। तो कोर्ट नेचर ऑफ ऑफेंस, कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर, ये दो सर्कमस्टांसेस को चेक करेगी कि क्या नेचर था ऑफेंस का, ठीक है। कोई हीनियस ऑफेंस तो नहीं है, ठीक है, कोई सीरियस ऑफेंस तो नहीं है, ठीक है। अगर इनमें से कोई नहीं है, वैसे तो हमने ये भी देखा था कि सिर्फ और सिर्फ उन सर्टेन सेक्शंस अंडर ऑफ आईपीसी के अंदर ऑफेंस होना चाहिए, या फिर किसी भी ऐसे लॉ में या आईपीसी में किसी ऐसे ऑफेंस के लिए लायबल होना चाहिए, गिल्टी होना चाहिए जिसकी सज़ा सिर्फ 2 साल है, 2 साल से कम है, या फिर फ़ाइन है, या फिर दोनों है। ये हमने देखा था। इसके अलावा कोर्ट जो है उसका कैरेक्टर भी देखेगी ऑफेंडर का। नेचर तो देखेगी ही, क्या नेचर है ऑफ ऑफेंस का, उसके बाद उसका कैरेक्टर भी देखेगी कि ऑफेंडर का क्या कैरेक्टर है, ठीक है। ये कैरेक्टर में ही था कि उसकी कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए, है ना, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए वो अभी तक गिल्टी नहीं होना चाहिए, तो एक रीज़नेबल मैन होना चाहिए, है ना, और एक मतलब हम कह सकते हैं सोसाइटी में रिस्पेक्टेबल मेंबर होना चाहिए, कभी भी उसके अगेंस्ट कोई ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस और क्रिमिनल चार्ज नहीं होना चाहिए। यही सब आते हैं कैरेक्टर में, है ना। और भी चीज़ें जैसे कि कभी भी कोई चिल्ड्रंस अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन के केस में लायबल नहीं होना चाहिए, या फिर माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट कोई ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। मतलब ये सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं बेसिकली कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर, ये जो है कोर्ट ये सब चीज़ें जो है ध्यान में रखते हुए उसको एडमोनिशन पर रिलीज़ करेगी। कोर्ट उसको एडमोनिशन पे रिलीज़ करेगी, ठीक है। कब कब करेगी ये हमने आपको बता दिया है कि सिर्फ 3 ही कंडीशंस हैं। पहला कि वो आईपीसी के जो हमने अभी सेक्शंस बताए हैं, सर्टेन सेक्शंस, इनके अंदर लायबल होना चाहिए, या फिर वो ऐसे ऑफेंस के अंदर लायबल होना चाहिए, गिल्टी होना चाहिए जिसकी सज़ा 2 साल से कम है, ठीक है, 2 साल से कम है, प्लस या फिर फ़ाइन है, या तो फ़ाइन है या फिर दोनों है ना। और या फिर ये 2 कंडीशंस हैं, प्लस उसका कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। तो कोर्ट उसका कैरेक्टर और उसका नेचर ऑफ ऑफेंस को देखते हुए कोर्ट जो है उसको एडमोनिशन पे रिलीज़ कर देगी, ठीक है। ये होता है हमारा एडमोनिशन। तो आज इस वीडियो में बस हम इतना ही कवर करेंगे। आज हमने इसमें पढ़ा कि एडमोनिशन पे, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर एडमोनिशन पे कोर्ट जो है अक्यूज़ को रिलीज़ करती है, तो वो क्या कैसे कर सकती है, किन किन सर्कमस्टांसेस में कर सकती है, क्या क्या कंडीशन में कर सकती है, और क्या क्या चेक करती है जब वो उसको एडमोनिशन पे रिलीज़ करती है, ठीक है। और ये हमें दिया हुआ है सेक्शन 3 में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 4 कवर करेंगे जो कि बात करता है प्रोबेशन की, और जानेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रोबेशन में और एडमोनिशन में। अक्सर बच्चे इन दोनों में ही बहुत कंफ्यूज होते हैं, और मैंने बहुत देखा है कि टीचर्स बिल्कुल भी इन दोनों में क्लियरिटी नहीं देते हैं। बहुत बच्चों को और कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि व्हेन आई वाज स्टडिंग मैं इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होती थी। आई रिसर्च अ लॉट एंड आई स्टडीड मोर, तो मुझे इन सब चीज़ में अब एकदम क्लियरिटी है कि क्या होती है और कैसे इनको जो है टैकल किया जाता है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में समझाऊंगी।
आप बस ये वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में प्रोबेशन कवर करेंगे और बहुत अच्छे से इन दोनों का डिफरेंस भी कवर करेंगे। थैंक यू।